इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग को कोशिका का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट करना है। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया जाता है तो इसे 100% क्वेश्चन 100% तैयारी हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं करे सिर्फ थ्योरी पढ़ लें तो वो तैयारी फिर 50% ही रह जाता है। इसलिए इस चैप्टर का हम लोग थ्योरी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस बार। ठीक है, आते हैं ऑब्जेक्टिव का सेल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का नाम यानी कोशिका का नाम कौन दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रोसोम के कारण, क्योंकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये इसी के चलते सेंट्रोसोम के चलते दोनों में डिफरेंस होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सी कार्य संपादित नहीं होगी? तो प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन संश्लेषण करता है यही, तो इसके अगर अनुपस्थिति हो जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तीसरा ना, हम लोग चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चौथा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट प्रोसेस होता है। ना, पाँचवा क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ी कोशिकांग है? तो प्लास्टिड के बारे में पढ़े हैं कि ये सबसे बड़ी कोशिका है। प्लास्टिक लवक के बारे में पढ़े हुए हैं हम लोग। कोशिका नहीं, कोशिकांग। अगर कोशिका के डिस्कशन अगर होता है यहाँ पर तो हम लोग कह सकते थे कि न्यूरॉन सेल होता है, तंत्रिका कोशिका, बट यहाँ पर कोशिका और निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? मतलब कोशिका के अंदर सबसे बड़ा पार्ट जो रहता है उसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ना, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तुरंत पढ़े हम लोग, सेम क्वेश्चन यहाँ पर, राइबोसोम के पास। राइबोसोम। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति, जबकि हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होगा उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल जो होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं उसे। फिर है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो प्रोटीन निर्माण राइबोसोम सक्रिय स्थल इसका होता है। कौन सा कोशिका जो है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है और रिक्तिकाएँ पाया जाता है। रिक्तिकाएँ के बारे में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, स्टडी पहले से ही कर चुके हैं कि वैक्यूल्स को हम लोग रिक्तिकाएँ कहते हैं, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल कौन सा है? तो कोशिकीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हो पाता है। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। अवर्णी लवक जड़ों की कोशिका में पाया जाता है, जबकि वर्णी लवक जो होता है पत्ती में, फूल में, फल में पाया जाता है, क्योंकि उसी के कारण डिफरेंट कलर होता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्णी लवक के कारण ही रंग जो है उसका, फूल का रंग लाल, पीला, हरा जो दिखता है उसी वर्णी लवक के कारण दिखता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किसके कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट, वही वर्णी लवक को हम लोग इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, तो यानी कि इसका 15 का बी आंसर हो जाएगा। नाउ देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में पत्तियों का हरा रंग किस प्रदान करता है? कौन? तो क्लोरोप्लास्ट करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भरा रहता है और इस क्लोरोफिल की वजह से ये इसका रंग हरा हो जाता है। 9, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम्स जिसमें जीव द्रव को घुला देने और नष्ट करने की क्षमता होती है कहलाती है
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि 24 प्रकार के एंजाइम्स लाइसोसोम में पाया जाता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, कन्फर्म यहाँ पर हो जाए कि हाइड्रोलाइटिक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से ये कंप्लीट क्या होता है, कोई भी चीज़ को घुला सकता है ये ना। अब हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है, तो जल है। हम लोग वैसे जानते ही हैं कि बॉडी में सबसे अधिक अमाउंट में वाटर ही पाया जाता है, इसलिए 19 नंबर में कि 80% से भी अधिक वाटर पाया जाता है कोशिका में। ठीक, नौ क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं का बना है, तो सभी जीव कोशिका का बना है, तो ये लुई पास्चर, इसके बाद स्लाइडेन दिया हुआ है, रॉबर्ट हुक दिया हुआ है और टी स्वान दिया हुआ है, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 4 स्लाइडेन, यानी कि स्लाइडेन और स्वान 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में कोशिका के बारे में बतलाए थे। नौ अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 21 नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर होता है, तो कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि पादप में कोशिका भित्ति होता है जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसी के डिफरेंट के कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्जी बॉडी का स्रावी का कार्य करता है, श्रावण करने के लिए। आरआरबी 2005 में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, तो कोशिकांग सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल जो है उसमें डीएनए रहता है सेंट्रियोल पार्ट में, सेंट्रियोल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर में, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो राइबोसोम के ऊपर ही 2 लेयर रहता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंप्लीट क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सपोर्ट करता है। ना क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में दिया हुआ है कि प्रोग्रेड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एंजिम के नाम से जानते हैं, एजिंग के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एजिंग के नाम से जानते हैं, नौ क्वेश्चन नंबर 26 पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो लवक। तो जंतु कोशिका में तो लवक उपस्थित नहीं होता है। बाद बाकी सब जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, अंतःप्रदेवी जालिका है, तो ये सब उपस्थित रहता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं ये अंतः कोशिकीय पाचन में, कोशिका के अंदर जो डैमेज पार्ट कोशिका के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसका कंप्लीट डाइजेशन कर लेता है उसको, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला, कोशिकी भित्ति होती है, पारगम्य होती है कोशिका भित्ति। पारगम्य मतलब वह परमेबल में होता है, ठीक है ना, मतलब उसमें ट्रांसफ़र होता है, एयर का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होगा, कुछ अमाउंट में वाटर भी हद तक ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए पारगम्य कहते हैं। तो पारगम्य, जबकि जंतु कोशिका जो होता है यानी कि जंतु कोशिका झिल्ली जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य होता है, ठीक। और ये यहाँ पर क्या है कि पारगम्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलन कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है, वलन को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एक वलन भाग होता है जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ये जीवाणु दैट मीन्स बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। जनरल केस में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में जानते हैं, बट जीवाणु विषाणु में आता है तो फंस जाते हैं, तो सो नहीं, जीवाणु को ही यानी कि बैक्टीरिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जीवाणु अनुपस्थित रहता है। जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट हैं। हम उससे पहले वीडियो में बतला चुके हैं कि पुरकिंजे जो है जिन्होंने जीव द्रव के यानी कि प्रोटोप्लाज्म के स्टडी पे दिए थे अपना। जीव द्रव जीवन के भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, हैक्सले। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो हैक्सले का कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए के हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए में डबल हेलिक्स होता है जबकि आरएनए में सिंगल हेलिक्स रहता है।
तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक नाम के साइंटिस्ट किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन 34 नंबर, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन नाम के साइंटिस्ट जो है वो न्यूक्लियस का खोज किए थे। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती है केंद्रक के द्वारा। फिर गुणसूत्र, क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले शब्द का प्रतिपादन या खोज किसने किया था, प्रदान किसने किया था? तो वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट जो है वो इसका खोज किए हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन 37 नंबर, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि ER एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर, तो ER अंतःप्रद्रवी वो नहीं है, ये अंतःप्रद्रवी जालक है कि खोज किसने किया था? तो पोर्टर ने की है, पोर्टर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज की है नॉल एवं रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है? तो नॉल एवं रस्का ने किया है। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। जीवाणु में बहुत सारा पार्ट है जो कि कंप्लीट नहीं रहता है, सेल में बहुत सारा पार्ट एब्सेंट रहता है, जिसमें अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते किस में? तो ऑफियोग्लोसिस, यानी कि गुणसूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसमें कितना पाया जाता है। तो उसमें हम लोग को याद रखना है कि ऑफियोग्लोसस में सबसे अधिक गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कोशिका की जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग का बना रहता है। कोशिका द्रव क्योंकि कोशिका का जीवित अंश जो रहता है, जीवित अंश जीवद्रव में बहुत सारा पार्ट होता है, तो कोशिका द्रव कहते हैं हम लोग, केंद्रक द्रव कहते हैं, एवं अन्य कोशिकांग होता है उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42 नंबर, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ खुला है? तो कोशिकी का जो उस पर रिसर्च किया जाता है, जो उस पर बतलाया जाता है, उसको लेके एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है जो कि हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। हम लोग ये सब चीज़ सब थ्योरेटिकल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन 44 नंबर्स, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, गलत है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब कोशिका के बदलते, जैसे न्यूरॉन सेल है तो उसका बदलता आकार नहीं होता है। इसके बाद फिर प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी नहीं होती है। इसका मतलब सभी देह उत्तक में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान रहते हैं, तो सभी देह उत्तक, तो एक उत्तक जो होता है उसमें सेम टाइप का सेल रहेगा। सेम टाइप का सेल से जब बना रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि, यानी कि हम लोग पढ़े हैं कि क्रियात्मक और रचनात्मक कोशिकाओं के जो ग्रुप होता है ऐसा, उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। इसलिए 44 नंबर में क्या हो गया कि सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान होते हैं, तो ये एक क्या है, सही नहीं है, क्योंकि अलग यहाँ देह है, सभी देह उत्तक है यहाँ पर, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक उत्तक में एक प्रकार का सेल पाया जाता है, लेकिन यहाँ सभी है तो सभी में नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कम टू द पॉइंट ऑन 45 नंबर्स। 45, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली जो है एक अर्धपारगम्य की तरह बिहेव करता है। अगला 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में दिया हुआ, निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक संघटक है? मैंगनीज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैंगनीज कहते हैं उसको। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए एक माइटोकॉन्ड्रिया में, हम लोग पढ़े हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है, दो पार्ट जिसमें कि पाया जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में कि कोशिका कला वो वर्णात्मक पारगम्य होती है, इसका डी, यह कुछ अणुओं के अंदर
या बाहर की ओर संरचनात्मक एवं कोशिकाओं में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देती है। 48 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला एक्सरसाइज, तो उसमें हम लोग फिर अगला एक्सरसाइज का थ्योरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे।